अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चंस है, जिसमें सेक्शन ए जो है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। तो इसके लिए हम उठा लेते हैं यहाँ से। यस, पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ। न्यूटन का जो पहला कानून है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का? ये बताइए। तो देखिए, न्यूटन का जो पहला कानून है वो ये बयान करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर बल ना करे। इसका मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो मूव नहीं करना चाहती विदाउट फोर्स, और अगर वो मूव कर रही है तो रुकना नहीं चाहती। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अनगिनत मिसालें रोजमर्रा जिंदगी में हमें देखने को मिलती हैं। किताब टेबल पे रखी हुई तो रखी हुई है, जब तक फोर्स लगा के उसको हटाया ना जाए। एक गाड़ी चल रही है तो चलती रहती है जब तक कि रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी या ब्रेक उसको रोक ना दे। अब दूसरी तरफ इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो ये बयान करती है every body, it is a property of a body which tells that nobody wants to move, nobody wants to be at rest. If a body is moving, that don't want to be at rest. If the body is at rest, don't want to set into motion. अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो मूव नहीं करना चाहती, और अगर वो मूव कर रही है तो रुकना नहीं चाहती। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स रेजिस्ट अगेंस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट। अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ ये जो एक रेजिस्टेंस है, जो मुजाहमत है, इसको इनर्शिया कहते हैं। और इसकी पैमाइश जो है वो मास से होती है। जितना ज़्यादा कोई बॉडी मैसिव होती है, याद रखिएगा, कि उतना ही ज़्यादा जो है वो उसका इनर्शिया होता है। उसको तोड़ना मुश्किल होता है, मूव करना मुश्किल होता है अगर वो रेस्ट में। मिसाल के तौर पर साइकिल रेस्ट में तो आप उसे धक्का देके मूव कर सकते हैं, बच्चा भी मूव कर सकता है। लेकिन कोई बड़ा रोलर ट्रक या हवाई जहाज रनवे पे खड़ा हो तो फोर्स लगा के आप उसे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया तोड़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि बड़े बड़े इंजन फिर वो जो है उसमें काम करते हैं मोशन में लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का जो पहला कानून है, असल उसी का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या कहते हैं उसे? लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया वही खासियत है जो कि न्यूटन के पहले कानून ने बयान की है। इज डेट क्लियर? तो हमारा जो यहाँ पे जवाब होगा वो सी पार्ट है, डेट इज। तो दो लग गए, खैर कोई बात नहीं। इसकी थिकनेस को हमें कम करना पड़ेगा, तो कर देते हैं कम। ओके, ये आंसर है इसका, क्या? इनर्शिया। उसके बाद देखें दूसरा क्या कह रहे हैं। दूसरा है सेकंड वन इज 2, ये आपके सामने। पहला तो कर लिया हमने, दूसरा देखें। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको क्या कहा जाता है? मास कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, एरिया कहते हैं, या वेट कहते हैं। आप जानते हैं कि वेट किसे कहते हैं? कि ज़मीन की कशिश की कुव्वत जो है वो वेट कहलाती है। वॉल्यूम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की घेरी हुई जगह को। एरिया कहते हैं द सरफेस ऑक्यूपाइड बिटवीन टू डायमेंशंस। दो लाइनों के दरमियान, डायमेंशंस के दरमियान जो सतह ऑक्यूपाई होती है वो एरिया कहलाती है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर बचा आखिरी, यानी ए पार्ट, दैट इज मास। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जितना भी मैटर होता है वो एक्चुअली उसका मास कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सही जवाब मास होगा। इज दैट क्लियर? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं जी? नंबर 3। नंबर 3 में कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। हरकत की मिकदार को जो है मोमेंटम कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई अगर ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा p वो बराबर होगा मास इंटू वेलोसिटी के। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे फिर क्वांटिटी ऑफ मोशन पता चलती है कि उस बॉडी को रोकना कितना आसानी या मुश्किल है। क्वांटिटी ऑफ मोशन जितनी ज़्यादा होती है उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसके लिए तो मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन कहलाता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर 4 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम defines that the total momentum of a system of two bodies before and after collision remains constant। ये तो बहुत ही आसान सी एमसीक्यू थी। remains
कांस्टेंट, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं आपसे। क्या है कानून बकाया मोमेंटम? ये बयान करता है कि किसी भी निज़ाम का जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। यानी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, फर्ज कर लें इसका मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है, तो टकराव से पहले इनका टोटल मोमेंटम होगा, टकराने के बाद इनके इनफरादी मोमेंटम तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो टोटल होगा वो चेंज नहीं होगा। स्टेट क्लियर? इंडिविजुअल मोमेंटम कम ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन टोटल वही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसका मतलब है कि बिफोर आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नंबर 5, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वजन है, वजन, उसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर किया जा सकता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन, लेकिन याद रहे कि जो वेट होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मेजर किया जाता है। उसकी वजह क्या है? ज़मीन पर मुख्तलिफ सतहें, आपको पता है ना हमारी ज़मीन जो है वो गोल नहीं बल्कि एलिप्टिकल है, कुछ इस टाइप की शेप है। तो सेंटर इसका जो है, जहाँ सेंटर के करीब जो इलाका है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जिस तरह ये एरिया हो गया, ये एरिया सेंटर से दूर है, लिहाजा यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाती है क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो वेट ऑफ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, और ये जो वेट है डिफर्स होता है प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल पुल इसका सही जवाब है। जो ज़मीन की कशिश है वो डिफरेंट होती है एक्चुअली, ग्रेविटेशनल पुल। इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें। जो ग्रेविटेशनल पुल है कहाँ पर है? ग्रेविटेशनल पुल एक्चुअली जो है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट। क्लियर? ज़मीन की कशिश डिफरेंट होती है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस वेट भी डिफरेंट शो करता है। उसके बाद देखिए नंबर 6, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। कोई कार्ट है, ठेला है या कोई गाड़ी है, खाली है, उसको मूव करना आसान है, खाली है, देना फुल वन, बशर्ते कि वो भरी हुई हो। बिकॉज द फील्ड कार्ट इज मोर मास देन द एम्प्टी वन। क्यों? क्योंकि जो फील्ड कार्ट हो उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले में? एम्प्टी वन के मुकाबले में। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, इस बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि एक कार्ट ऐसी है, यानी एक ठेला ऐसा है जो कि खाली है, ओके, इस पर कुछ भी वजन नहीं है, लेकिन एक कार्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर जो है वजन मौजूद है। जब इसके ऊपर बहुत सारा वजन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको जो एम्प्टी कार्ट है इसको पुश करना इजी होगा, इसको पुश करना आसान है, लेकिन इसको पुश करना आसान नहीं, डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन इस बात की तर्जमानी करता है? क्या फोर्स ग्रेटर देन मास है? क्या फोर्स जो है मास से ज़्यादा बड़ी होती है, या फोर्स लेस देन मास है, या फोर्स मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की? क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ए और बी पार्ट तो नहीं हो सकता, सी और डी पार्ट पे गौर करें। सी पार्ट ये कहता है कि फोर्स मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास जितना कम होगा फोर्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि मास ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आपको इसको मूव करना मुश्किल होता है, और मास कम होता है, एम्प्टी होती है, तो इसको पुश करना आसान हो जाता है, यानी फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो यहाँ आप कम फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की तर्जमानी जो चारों में से पॉइंट कर रहा है वो डी, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं नंबर 7 में। यस, ये नंबर 7 आपके सामने खुल गया होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अलोंग द सर्कुलर पाथ या ऑल साइड्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत कर रहा होता है, तो ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत करता है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल करती है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। लेकिन उसी लम्हे इसके अपोजिट एक और फोर्स डेवलप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर अमल करती है, हमेशा वो सेंटर से एक दूर होती है, अवे फ्रॉम सेंटर जो इसका सही जवाब होगा। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 में क्या कह रहे हैं वो, फ्रिक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ। फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज जो के कॉन्टैक्ट में है उनके खिलाफ अमल करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ ऑन बॉडीज, चार्जेस ऑन बॉडीज, बॉडीज को चार्ज करने की वजह से, वेट ऑफ बॉडीज, बॉडीज के वजन की वजह से, रफनेस ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस की रफनेस की वजह से, या नॉन ऑफ द अबव।
अब जाहिर सी बात है, हम अच्छी तरह इस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि दो सतहों के दरमियान रफनेस या खुरदरापन होता है, जिसके नतीजे में जब आप उनको मूव करना चाहते हैं तो सतहों के बीच में एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रफनेस ऑफ सरफेस इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? रफनेस ऑफ सरफेस, सतहों के दरमियान जो खुरदरापन है, ये इसका मेन रीजन है। इसकी वजह से फ्रिक्शन अमल करती है। आप चिकनी सतह कर दें, बहुत ही स्लिपरी हो जाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल हद तक जो है कम हो सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहे हैं नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्या ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, यानी पहिए लगा दें आप सब, या इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या सतह आपस में कांटेक्ट है उससे ज्यादा होती है, या इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, या ऑल आर ट्रू। तो इसका जवाब ये है कि होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हो, फर्ज कर लें सतह के ऊपर रखा हुआ है और ये एक सतह है, सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हुआ है, जब आप इसे मूव करते हैं, फर्ज करने से आप फोर्स ला के मूव करना चाहते हैं, तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। अगर फर्ज कर लें कि आपने फोर्स 10 न्यूटन कर दी, फर्ज करें मिसाल लेके चल रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स भी इंतहाई हद को पहुंच गई 10 न्यूटन, अब इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका मुकाबला नहीं कर सकती, तो दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है तमाम तर फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होती है, चाहे वो रोलिंग फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू ऑल आर ट्रू है, इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, जब ये बॉडीज आपस में मूव करना शुरू कर, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस चीज को। रोलिंग फ्रिक्शन में तो आप पहिए लगा देते हैं नीचे, इसके नतीजे में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, इसको तो छोड़ दें आप। इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। बॉडीज आपस में जब कांटेक्ट में आ जाती है तो स्लाइड करती है दूसरे पर, तो इसकी जो वैल्यू है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। या इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, या ऑल आर ट्रू, या ये तीनों बयान सही है। तो इसका जवाब ये कि ये तीनों बयान सही हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो इन तमाम दी गई बताई गई फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज्यादा होती है। तो ऑल आर ट्रू आएगा, क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पे? ऑल आर ट्रू। इज दैट क्लियर? तफसीली गुफ्तगू के लिए फिर आप जो है इस जो हमने स्ट्रक्चर क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया है वीडियो, उसमें जाके देख सकते हैं। तफसीली गुफ्तगू बाकायदा डायग्राम के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ जो एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद देखिए 10वां क्या कह रहे हैं, अ मैन पुल्स अ क्रेट और मास 25 किलोग्राम। एक आदमी जो है 25 किलोग्राम का मास है, उस क्रेट है, उसको जो है वो मूव कर रहा है। जेट के लिए ओके। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन अ लेवल ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। इस फोर्स के साथ 60 न्यूटन फोर्स के साथ जो है वो इसे मूव कर रहा है। 60 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस पर लग रही है। क्या हो गया? अभी सारे मोटे मोटे मार्कर आ रहे हैं। यस, कितनी फोर्स लग रही है? 60 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही है। और कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन। इसके ऊपर एक मुस्तकिल कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन की। एक्ट्स ऑन द स्लेज, स्लेज के ऊपर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? जो स्लेज इसका एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हैं और उस पर फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन की, जबकि वो दे दिया उन्होंने कि फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन अमल कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो मास तो हमें पता है, मास है 60 किलोग्राम 25 kg। यस 25। और उसके बाद यहाँ पर फोर्स पुट करनी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन पुट करेंगे जो आप लगा रहे हैं, या 20 न्यूटन पुट करेंगे, या दोनों को प्लस करके वैल्यू फोर्स पुट करेंगे रिजल्टेंट, या फिर 60 में से 20 माइनस करेंगे। तो बात बिल्कुल सिंपल और सादा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही है 20 न्यूटन की, तवज्जो रहे। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? बॉडी मूव तो कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन 60 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी आर से, वो होगी 60 माइनस 20, यानी 60 में से 20 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। क्योंकि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करके हासिल होता है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करने के बाद वो आएगी 40।
यानी ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसको आप आर की अलामत से भी शो कर सकते हैं आप, या आर की अलामत से भी शो कर सकते हैं। तो 40 को 25 से डिवाइड करें तो क्या आता है, आ जाए दूसरी क्लास में। तो 25 वन ज़ा 25, 40 में से 25 गया, 4 से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 3 में से 2 गया, 115 आ गया। फिर पॉइंट आगे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब 25 डायरेक्ट 6 के टेबल से जाएगा, तो 25 6 दा 150, 150 से 150 माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब ये जवाब आपका सही होगा। कौन सा वाला, 1.6 वाला आंसर सही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होगा जिससे वो स्लेज मूव करेगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद के जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चंस मोमेंटम के हवाले से, उसके बाद इसके सारी वीडियो जो हम इसकी अपलोड कर चुके हैं मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल पर जाके जो है आप लिखिए स्ट्रक्चर क्वेश्चन मोमेंटम, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं तफसील से। हर क्वेश्चन पर बाकायदा रिटर्न नोट्स दिखा दिए गए, वहाँ से आके आप लिख भी सकते हैं। सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शनल, और आखिर में क्वेश्चन नंबर 12 भी लास्ट में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से आके जो उसके नोट्स बाकायदा लिख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।